नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान। मैं हूं दिनेश कुमार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत 4 पंक्तियों से करता हूं। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो सै नहीं, हम वो सै नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। दर्शकों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने मंजिल को पाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं और उसमें वो असफल हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान इससे उदास और हताश होने की अपेक्षा ज़रूरत इस बात की है कि वो दोगुनी मेहनत से काम करें और यकीन मानिए आप ज़रूर सफल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा पहला सेगमेंट है अनमोल वचन का। ये अनमोल वचन हम लेते हैं उन महापुरुषों के कथन का जो हमारे जीवन में प्रेरणा का काम करती है। आज जो हमने अनमोल वचन लिया है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वचन। वो कहते हैं, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति से आती है। देखते हैं एक नज़र। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आज की समाचार पत्रों ने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। तो आज की जो समाचार पत्र है उसने सबसे पहले जो हम सबों के लिए स्वास्थ्य को लेकर खबर छापा है। उसमें ये कहता है समाचार पत्र कि स्वास्थ्य विभाग ने सारे बिहार वासियों से अपील किया है कि चूँकि डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए वो उनसे अपील करता है, अलर्ट भी करता है कि आप अपने घरों या आसपास पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि इससे डेंगू का जो मच्छर है वो नहीं पनप पाता है। दूसरी खबर किसानों के लिए है। बिहार के नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने घोषणा की है कि किसानों को डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। चूँकि आप भी जानते हैं बिहार में सुखाड़ जैसी स्थिति है, ऐसे में यह किसानों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर है। अगली खबर है आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर। दरअसल आशा कार्यकर्ता अगर सेवा के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें 4 लाख रुपए उनके आश्रितों को मुआवजा देगी। एक खबर ये भी है कि चूँकि बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है, ऐसे में मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि अगले 1 हफ्तों में बिहार से मौसम की विदाई हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे की। आज के दिन यानी 7 अक्टूबर को प्रसिद्ध भजन गायिका बेगम अख्तर का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो दूसरी शख्सियत हैं वो है महान स्वतंत्रता सेनानी महिला, उनका नाम है दुर्गा भाभी, जिन्हें हम दुर्गावती भी कहते हैं। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हमारे क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग दिया था। तो अब बात करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराने का। आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे जो विशेष मेहमान पधारे हैं वो कथक गुरु हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम से भी सम्मान प्राप्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल से भी सम्मान प्राप्त किया है। बिहार के जाने माने कथक गुरु हैं। हजारों शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सीधे उनसे रूबरू होते हैं और उनका नाम है बख्शी विकास। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात और बताता चलूं कि आज हमारे 2 सह कलाकार भी हैं जो तबला पे हैं, वो हैं शिवनंदन प्रसाद जी, और हारमोनियम पे हैं अजीत पांडे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे कार्यक्रम के इस सवाल के साथ शुरुआत करता हूं कि चूँकि मैंने एक बहुत ही संक्षिप्त आपका परिचय दिया है और हम चाहेंगे कि चूँकि आपके बिहार के ही नहीं पूरे भारत में एक आपका नाम है,
तो ये जो आपका विस्तृत परिचय है वो खुद आप हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक आज का ये बिहार बिहान कार्यक्रम देख रहे हैं उनको नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ दूरदर्शन बिहार का कि आज इस मंच पर आकर हमें संगीत के विषय में, ताल के विषय में, लय के विषय में कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। जहाँ तक परिचय की बात होती है तो एक कलाकार का परिचय अपने आप में सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी विधा का एक विद्यार्थी है। अगर ये परिचय एक कलाकार को याद रहे तो वो कलाकार एक दिन बहुत बड़ा कलाकार होता है। तो कहते हैं कि अपने विषय में कुछ कहना उससे अच्छा ये है, क्योंकि वही परमात्मा का वो वक्तव्य जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सिर्फ मैं हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। बहुत खूब। हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का अंश है, वही तो है और क्या है। तो हमारे संगीत में वो महाराज जी का उदाहरण भी है कि संगीत में एक मात्रे पे सम होता है। तो जब एक पर आते हैं जो कहते हैं कि सम पर आए हैं, तो वो सम वही नारायण है, वही हरि है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में साम वेद मैं हूँ। तो हम सब तो बस पूजा करते हैं, पुजारी हैं। हाँ, इतना ज़रूर थोड़ी सी व्याख्या करने के लिए आपने कहा है। तो जो कर्म हम लोग करते हैं संगीत के क्षेत्र में, युवाओं को आगे बढ़ाने का, उनको अच्छी तालीम देने का, कला से उनको जोड़ने का, ये हमारा प्रयास जरूर रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से लगभग 22 से 24 वर्ष हो गए मुझे कथक संगीत की सेवा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, सीखते हुए, क्योंकि सीखना तो जीवन भर है, सीखने का कभी कोई अंत होता ही नहीं है। सीखने की भावना हृदय में जगी रहनी चाहिए। आपने परिचय दे ही दिया है। और ये है कि कथक में मैंने शुरू में कुमारी अपर्णा वर्मा जी से तत्कार सीखा, उसके बाद फिर दिल्ली जाना हुआ, और शुरू से ही हमारे आदर्श रहे पंडित बच्चू महाराज जी। तो उनसे हमेशा से रहा कि उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो इस क्रम में मुझे विदुषी सास्वती सेन जी का आशीर्वाद मिला, जिन्हें हम प्यार से सास्वती दीदी कहते हैं। उनकी कृपा, महाराज जी की कृपा हुई तो कथक के क्षेत्र में धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के आशीर्वाद से आज जगह बन रहा है। ये नहीं कहूँगा कि बन चुका है, बन रहा है। तो यही एक छोटा सा सफ़र रहा है। बाकी आरा हमारा घर हुआ, और आरा जैसे जगह में हम लोग रहते हैं, वहाँ युवाओं को संगीत से जोड़ते हैं। आज लगभग 9 जिलों में हमारे द्वारा कथक की, संगीत की शिक्षा दी जा रही है बिहार के। इसके अलावा झारखंड में भी, रांची में भी हमारे द्वारा बच्चों को कथक की शिक्षा दी जा रही है। और इन हर जगहों पर जहाँ की मैंने चर्चा की है, यहाँ मेरे कई ऐसे शिष्य हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, और वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे शिष्य आपको अभी देख रहे होंगे और बहुत तत्परता से देख रहे होंगे, लेकिन एक जो आप अभी बोल रहे थे कि कथक का मैं छात्र हूँ, तो आप बहुत युवा हैं और बहुत कम उम्र में आपने अपनी एक पहचान बनाई है। बिहार सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है। तो कथक ही क्यों? आज आप युवा हैं, आधुनिक संगीत की ओर भी जा सकते थे। देखिए, ये जो कथक की बात है, गायन वादन च नृत्यम संगीत मुच्यते। हमारे भारतीय संगीत में संगीत और नृत्य दो अलग विधाएं नहीं हैं, जबकि पाश्चात्य, पश्चिम में ये दोनों अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। लेकिन हमारा संगीत तब पूरा होता है जब इसमें गायन भी हो, वादन भी हो और नृत्य भी हो। हमारे घर में एक पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है। मैं थोड़ी सी चर्चा उसकी कर देता हूँ, क्योंकि बुजुर्गों को याद जरूर करना चाहिए। आज हम जो भी हैं वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों की देन है, उनके आशीर्वाद से ही हम कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में संगीत की परंपरा तो रही है, लेकिन ये हमारे ननिहाल में रहा है। हमारे नाना पंडित दुसेश्वर लाल जी बहुत
अच्छे गायक थे और गायक के साथ साथ उस क्षेत्र में, सहार एक क्षेत्र है बिहार का, भोजपुर का एक क्षेत्र है सहार, उस क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित रहे हैं। वो उस क्षेत्र के मुखिया भी रहे हैं उस दौर में, और उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत किया है। तो संगीत उनके आवाज़ पर ऐसे शायद ही कोई बड़े बड़े कलाकार होंगे जो वहाँ न रहे हों। तो हमारे नाना ने संगीत में बहुत कुछ किया। उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ली, गायन की, और ध्रुपद भी बहुत अच्छा गाते थे और ठुमरी भी बहुत अच्छा गाते थे। चूँकि गया के भी कई मलिक लोग और दरभंगा के वहाँ हमेशा आना जाना उनका रहता था, उनका काफ़ी सम्मान करते थे वो। तो इन दो विधाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। नाना जी ने बहुत अच्छा ये कार्य किया संगीत में कि कई नवीन बंदिशों की उन्होंने रचना की, और उन बंदिशों की खासियत ये होती है कि जैसे हम खाली से 9वीं मात्रा से बंदिश शुरू करते हैं, 12वीं से शुरू करते हैं, ये सब एक आसान जगह होता है। उनकी बंदिशों में है कि 14 से बन गए, 15 से बन गए, और ऐसी ऐसी जगह से वो बंदिशें बनती हैं। मेरी माँ अक्सर गाया करती है, और हम लोग तो सुन के कहते हैं कि क्या क्या रहे हैं बुज़ुर्ग जिन्होंने इतना काम किया है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आपके घर में था, संगीत आपके घर में था, हाँ, आपके एक आसपास था। हाँ, परंपरा रही है हमारे घर में, परंपरा रही है, बुज़ुर्गों ने काम किया है। और उसके बाद नाना के बाद हाँ, जो सेकंड जनरेशन हुआ उसमें हमारी माँ विदुषी बिमला देवी जी, जो कि बिहार की बहुत प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका हैं। हमारे मामा पंडित शिवनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो आपके साथ बैठे भी हैं यहाँ। विकास जी, जहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए आपसे अलग हटे थे बातचीत का, आप बता रहे थे कि आपके घर में माँ आपकी विदुषी, आप उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, तो उसको आप आगे करें। हाँ, माँ हमारी ये दूसरे जनरेशन की बात हो रही है कि हमारी माँ, हमारे मामा बैठे हैं, तबला वादक हैं, बहुत प्रतिष्ठित बिहार के तबला वादक हैं। हमारी मौसी विदुषी कमला देवी जी, जो बहुत नामी गायिका रही हैं, प्रसार भारती की ही गायिका रही हैं लोक संगीत की। तो ये सेकंड जनरेशन में ऐसे म्यूज़िक रहा हमारे यहाँ। और अगली जनरेशन में जो तीसरा जनरेशन है, या मैं हो गया, या हमारे एक भाई हैं मनीष श्रीवास्तव, वो मोहन वीणा अच्छा बजाते हैं। मौसी की लड़की है, वो मोहन वीणा अच्छा बजाती हैं। एक मामा की लड़की है सुप्रिया, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, विधिवत शिक्षा लिया है इन लोगों ने, पूजा है, वो कथक बहुत अच्छा करती है। तो आने वाले जनरेशन में भी एक अच्छा भविष्य हम देख रहे हैं संगीत का जो संस्कार है। दूसरी एक बात हुई जो संगीत की तरफ रुझान की, वो ये हुई कि हमारे दादाजी बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी, वो एक लेजेंड थे और संगीत के बहुत बड़े कदरदान थे। तो आरा में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 6 दिनों का वो उत्सव होता था, जिसमें हिंदुस्तान के कई भारत रत्न और पद्म विभूषण कलाकार आते थे और उसमें गायन वादन नृत्य करते थे। तो हमारा जो ये पूरा जो बैकग्राउंड मैंने थोड़ी सी चर्चा की, यहाँ संगीत रहा है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजनों का आगमन रहा है हमेशा से। तो जो अलग अलग घराने के प्रतिष्ठित गुरुजन हैं, उन लोगों का आगमन, उन लोगों का आशीर्वाद जो हमारे परिवार पे रहा है, उसकी कृपा से संगीत आज हमारे साथ है और संगीत के क्षेत्र में हम लोग कुछ करने आए हैं। विकास जी, अभी हमारे पास तबला भी है, हारमोनियम भी है। हमारे कई दर्शक ये सोच रहे होंगे, क्योंकि सुबह का वक्त भी है, और अगर आप सुबह के वक्त कई लोग अपने संगीत से करते हैं शांति के लिए, ऊर्जा बनाए रखने, तो हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। बातचीत के साथ साथ संगीत का रसास्वादन भी होना चाहिए और प्रस्तुतियाँ ऐसी हो जिससे दर्शक जुड़ जाएं। बिल्कुल। तो एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं अभी झपताल की एक बड़ी अच्छी बंदिश है बिंदादीन महाराज की, तो वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको भाव अभिनय के माध्यम से। चूँकि हम लोग बैठे हुए हैं, स्वागत। तो इसी अंदाज में थोड़ा सा, अच्छा वो लखनऊ घराने की एक ख़ास बात भी है कि बैठे बैठे जरा भाव कह देना, कुछ बात कह देना, तो उसी अंदाज में थोड़ा सा एक भाव झपताल की बंदी से, है ना। स्वागत है पेश। हाँ, तिरगड़ तक दीना दे दीना तीना दे दीना श्याम छवि आते बनी, श्याम छवि आते बनी, श्याम छवि आते बनी, श्याम छवि आते
सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रस्तुति के बाद मन एक सवाल ये बन रहा है कि बहुत सारे हमारे राज्य के युवा जो इस संगीत की ओर जाना चाहते होंगे, आज के परिदृश्य में जब आधुनिक संगीत का दौर है, कितना कठिन है शास्त्रीय संगीत की ओर जाना? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरे राय में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना कठिन है, ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत भी संगीत है और हम सब ये जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जो रस है वो कितना प्रभावशाली है। ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन है? कठिन तब होता है जब हम रियाज न करें, जब हम साधना न करें, जब हम गुरु के चरणों में न बैठें, तो बात वहीं कठिनाई आ जाती है। लेकिन सरल तब होगा जब आप सरल हो जाइए। तो कठिन शब्द जो है शास्त्रीय संगीत को लेके, हाँ ये मैं ऐसा मानता हूँ कि शास्त्रीय संगीत को लेके एक ऐसी धारणा पूरे जगह फैलाई गई है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन ताल है, बहुत कठिन लयकारी है ना? तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। विकास जी, हम बात कर रहे थे कि शास्त्रीय संगीत आधुनिक संगीत की अपेक्षा कितना सरल है, कठिन है, क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर? हाँ, शास्त्रीय संगीत की जो चर्चा हम कर रहे थे उसकी तुलना आधुनिक संगीत से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैदिक संगीत है, वेदों से आया है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, क्योंकि हम अगर हमारे देश में ही बात करें तो यहाँ संगीत की दो धाराएं बहती हैं, एक दक्षिण भारतीय संगीत, दूसरा उत्तर भारतीय संगीत। तो अपने आप में इसकी तुलना हम आधुनिक संगीत के साथ तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर हम चर्चा कर रहे थे कि संगीत कठिन है, जो ये एक आडंबर बना के हमने रखा है, वो कठिन तब तक है जब तक आप उसमें डूबते नहीं। अगर कोई ताल ले लें, दे ना तक दे ना ती ना धी धी ना, अब इसको रट्टा मारेंगे तब तो कठिन है। लेकिन मगर अगर दिल जो है वो झपताल सुनते झूमने लगे और उस लय में आप रमने लगे तो फिर क्या बात है, वो आसान हो जाता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये ज़रूर है कि देखिए, संगीत की जो पद्धति शुरू से रही है, बड़े बड़े कलाकार हुए हमारे देश में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, वो ऐसे ही नहीं हो गए। उन्होंने अपने गुरु के श्री चरणों में बैठकर उस संगीत को जिया है। अगर हम सिर्फ विद्या कि हाँ ये कर ले, फर्स्ट ईयर कर ले, सेकंड ईयर कर ले, ऐसा डिग्री ले लें और हमारी नौकरी हो जाए हमारे जीने का आधार, आज के युवाओं में सबसे बड़ी सोच यही है कि सिर्फ संगीत से हमको क्या मिले। लेकिन यहाँ उल्टा सोचना होगा कि संगीत को हम क्या दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ तो देनी होती है संगीत को, बहुत छोटी सी चीज़, जिसको हम कहते हैं जीवन। संगीत को समय में हम बांध नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि 5 बरस में आ जाए गाने बजाने, 10 बरस में आ जाए गाने बजाने, ना, पूरा जीवन देना है संगीत को। ये एक आत्म समर्पण की बात। सम आता है तो हम क्या करते हैं, अब कोई बोल चला अपने आप को समर्पित करते हैं, वहाँ चला पूरा मिजाज में, लेकिन आए कहाँ, सम पर आए, समर्पित कर दीजिए। आप संगीत को खुद को समर्पित कर दीजिए, देखिए संगीत आपके लिए कठिन नहीं होगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है युवाओं से कि आप संगीत से जुड़ना चाहें या संगीत को समझना चाहें तो सबसे पहले एक अच्छे गुरु की खोज कीजिए, और जब गुरु मिले तो बस उनके श्री चरणों में बैठ जाइए और गुरु पर विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु अगर चाहेगा तो शिष्य का कल्याण होना ही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, गुरु शिष्य परंपरा का। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ये बात रह नहीं गई है कि कोई गुरु को वो सम्मान दे या शिष्य को वो सम्मान दे।
ये बातें जो संगीत सीखते हैं वहाँ पे एक ज़्यादा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिष्यों को सम्मान, शिष्यों को तो प्यार दिया जाता है, और जिस तरह वंश परंपरा होती है वैसे ही शिष्य परंपरा होती है। अगर गुरु को यह विश्वास हो जाए कि ये हमारा शिष्य हमारी परंपरा को आगे लेकर जाएगा, तो फिर उस गुरु की परंपरा जो है वो शिष्यों से आगे बढ़ते जाती है। रही बात जो आप कहना चाह रहे हैं, जो बात दर्शकों के सामने आप रखना चाह रहे हैं, वो है आज के परिवेश की। आज के युवा पीढ़ी जो है वो ये सोचती है कि गुरु जो है, माता पिता जो है, ये सक्सेस की सीढ़ी है ना, इनसे बस हमें ले लेना है और अपना काम बन गया तो उसके बाद फिर अब जीवन में आगे क्या। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये है कि जिंदगी भर सीखना है। मैंने शुरू होते ही कहा कि एक कलाकार का सबसे बड़ा परिचय होता है कि वो एक विद्यार्थी है। गुरु तो ज्ञान का भंडार है। ऐसा कोई ये स्टेज नहीं होता है कि हाँ गुरु से यहाँ तक ले लिया और उसके बाद अब यहाँ तो काम बन गया, अब आगे निकल जाना चाहिए। वहाँ क्या होता है, अब जरा एक बात यहाँ चर्चा में कर दूँ कि अगर कोई गुरु के पास इतना ज्ञान है तो उनसे शिष्यों ने इतना लिया। अब वो जब गुरु बने तो ये जो यहाँ ज्ञान था वो इतना हो गया। अब उनके शिष्यों ने इतना लिया, उनके शिष्यों ने इतना लिया, और करते करते ये ज्ञान कहाँ चला गया, इतना सा हो गया। तो जो ज्ञान का भंडार था वो कितना सीमित हो गया। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी गुरु शिष्य परंपरा में विधिवत गुरु की सेवा करके तालीम ले रहे हैं, उनके अंदर कल्पनाशीलता और कलात्मकता आती है। विद्या एक अलग विषय है, कोई भी विधा का, कला एक अलग विषय है। आप विद्या अर्जन करते हैं, किताबें पढ़ ली, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में चले गए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 1 घंटे का क्लास ले लिया, ये जान गया है जप ताल में 10 मात्रा होता है, 3 ताल में 16 मात्रा होता है, ये जान लिया। रागों के विषय में जान लिया कि हाँ ये सुर इस राग में लगते हैं, लेकिन उसमें कलात्मकता कैसे पैदा होगी? और जब तक कलात्मकता पैदा नहीं होगी तब तक आपकी कला निरर्थक है, उसकी सार्थकता नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम गुरु के श्री चरणों में बैठें, अनुभव करें कि हमारे गुरु कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बरतते हैं। चाहे कोई उठान हो गया, चाहे कोई राग हो गया, वो अंदाज़ क्या है। और जब वो गहनता के साथ हम जब अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो फिर वो कलात्मकता धीरे धीरे, वो जो चमक है जो गुरु की कला से आ रही है, वो उसकी जो चमक है, एक किरण हमारे ऊपर पड़ती है और हमारी कला चमक जाती है। आप कई भाव के बारे में बात कर रहे हैं जो कथक में बहुत प्रचलित है, वो मुद्राएं की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा विकास जी कि हमारे दर्शकों को कुछ वो भाव जो कथक में प्रचलित है वो दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा करता हूँ कि एक नायिका का भाव है, बिल्कुल राधा का भाव है, जरा सा उसकी भूमिका रख देता हूँ कि राधा जो है और कृष्ण जो है, इनके विषय में हम सब जानते ही हैं। और कृष्ण का वो बालपन का, छोटपन का उम्र था जब वो कंकड़ मार के गगरी फोड़ देते थे, या गोपियों का यूं कलाई मरोड़ देते थे। तो ये सब उनकी जो बालपन की, नटखटपन की, देखिए समझना होगा, क्योंकि हमारी परंपराओं को कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी समाज में रखा गया है। कृष्ण जो है वो गोपियों को छेड़ते थे, वो उनके साथ गगरी फोड़ देते थे, गले लगा लेते थे। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। आपको देखना होगा कि कृष्ण की जो वो उम्र थी वो बालपन की थी, छोटपन की थी। तो छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ भी तो खेलता है। छोटा बच्चा को ये कहाँ समझ है कि हमारी उम्र कहाँ है। तो वो जो छेड़छाड़ की बातें होती है वो नटखटपन वाली छेड़छाड़ होती है, वो बिल्कुल पवित्र है। तो गोपियाँ, अच्छा मज़ेदार बात ये है कि अगर कृष्ण एक दिन गोपी को न छेड़े, गोपियाँ जो है, राधा जो है, एक दिन कृष्ण को न देखे, एक आध गगरी न फूटे, तो फिर वो पानी भी भर नहीं सकता है गगरी में। तो उनकी भी इच्छा होती थी कि कृष्ण जो है, हम आज जा रहे हैं तो एक आध गगरी एक्स्ट्रा लेके चलती होंगी कि पक्का एक आध 2 फूटेगा, एक आध में पानी भर के घर ले जाएंगे। एक भाव वो नायिका का, राधिका का, कि कह रही है कि सांवरिया आज आए नहीं हैं। कृष्ण जो है
वो आज यहाँ है नहीं। कोई सखी से कह रही कि जाओ जरा बुला दो, है ना, आज जरा कृष्ण आ जाएं और जरा बांसुरी बजा दें और मन बस जुड़ जाए और कृष्ण को देख लें। वही उसी का एक वर्णन आपको मैं स्वागत है। सुनाता हूँ। सवरिया को कोई बुला दे, मोरा जिया लागे ना। सवरिया को कोई बुला दे, मोरा जिया। यही भाव है, जरा देखिएगा। सवरिया को कोई बुला दे, मोरा जिया। तो जरा आके बसुरिया बजा दे, मोरा जिया। सवरिया को कोई बुला दे, मोरा जिया। सखी जमुना के तीर भरन चली नीर, सखी जमुना के तीर भरन चली नीर। जमुना के तीर, वो सखी जो है, राधा कह रही है सखी से कि हम जा रहे हैं जमुना के तीर जो है, जमुना किनारे पानी भरने। जरा कृष्ण से कह दो कि आके जो हमारी गगरी है उसको गिरा दे, फोड़ दे, तोड़ दे, लेकिन आ जाए। सखी जमुना के तीर हाँ भरन चली नीर, सखी जमुना के तीर हाँ भरन चली नीर। जरा आके गगरिया गिरा दे, मोरा जिया। जरा आके गगरिया गिरा दे, मोरा जिया। सवरिया को कोई बुला दे, मोरा जिया। सवरिया को कोई। देखिए अगले अंतरे में क्या बात है कि कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ यूं छेड़छाड़ तो चलता ही है, लेकिन ग्वाल बाल के साथ वो कैसे मक्खन चुराते थे, इस पर क्या बात है नायिका का, वो कहने की कोशिश कर रहा हूं। ग्वाल बाल के संग रसीले, ग्वाल बाल के संग रसीले भगवान कृष्ण हुए और ग्वाल बाल के संग आ जाए। वो गोपी कह रही है कि ग्वाल बाल ऐ ग्वाल बाल के संग रसीले। दधिया, वो मक्खन को दही दधी कह लीजिए कि दधिया चुरा ले, खा ले, मोरा जिया लागे ना। ग्वाल बाल के संग रसीले, ग्वाल बाल के संग रसीले, ग्वाल बाल के संग रसीले। दधिया चुरा ले हाँ खा ले। अब यहाँ भगवान कैसे माखन खा रहे हैं, जरा उसका अंदाज। हाँ दधिया चुरा ले, खा ले, मोरा जिया। दधिया चुरा ले, खा ले, मोरा जिया। वृंदावन की कुंज गलिन में, क्या शब्द हैं कि वृंदावन की कुंज गलिन में वो ऐ राधा कह रही है कि वृंदावन की कुंज गलिन में, ऐ वृंदावन की कुंज गलिन में आके नजरिया लड़ा ले और मोरा जिया लागे ना। तो राधा कह रही है वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गल। वो ढूंढ भी रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है वो पहुंच जाते थे समय पर, लेकिन थोड़ा परेशान करने के लिए कभी इधर छिप जाते थे, कभी उधर छिप जाते थे। तो वो ढूंढ रही वन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में आके नजरिया लड़ा ले, मोरा जिया ला।
सावरिया को कोई बुला दे मोरा जिया सवरिया को कोई मोरा जिया मोरा जिया लागे ना मोरा जिया लागे धति धा हाँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, सच में आपने पूरा माहौल संगीतमय कर दिया। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा था कि बिहार में शिक्षा के साथ संगीत को लेके भी लोग बहुत उत्सुक हैं। कोई आप जैसा बनना चाहे तो बिहार में उसे कहाँ शिक्षा मिल सकती है, कहाँ कहाँ ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ जाकर वो इसकी शिक्षा ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह संगीत के हर विद्यार्थी को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के जैसा मत बनिए। आप उस चीज़ को खोजिए जो आपकी पहचान बन सके, क्योंकि हम कहते हैं, गुरुजनों ने जो कहा है कि संगीत में इतनी गहराई है, इतने सारे मैटर्स, ये पूरे जो स्पेस है, लय ताल का जो स्पेस है, धा ता तिन धिन तिट, ये सब मौजूद है, सारे ग म प ध नि सा सब मौजूद है। कुछ लोगों ने ये खोजा तो वो उनकी पहचान बन गई, कुछ लोगों ने ये खोजा तो वो उनकी पहचान बन गई। तो सबसे ज़रूरी है, देखिए मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ काफ़ी दर्शक जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। संगीत में आज भी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, संगीत में आज भी सर्च की आवश्यकता है। जो गुरुओं ने खोजा हम उसी को रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने तो ये खोज दिया, अब उसमें रिसर्च करने की क्या आवश्यकता है? अब धा उन्होंने खोज दिया, अब धा कौन सा धा खोजोगे आप? तो कुछ अलग बात ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूर है कि शिक्षा आप गुरु, सबसे पहले एक अच्छे गुरु की तलाश करिए। और जहाँ तक करियर के आप बात कर रहे हैं, करियर के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि कोई सीखना चाहे, कुछ बनना चाहे, तो वो क्या करे? हम जहाँ पे अपने बातचीत कर रहे थे कि करियर के बारे में, कि अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो बिहार में क्या संभावना है और कहाँ वो जाए, क्योंकि आपसे बेहतर मार्गदर्शन उनका कोई नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल मार्गदर्शन करने के लिए और भी बहुत गुरुजन हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको कही शुरू में ही कि गुरु अगर मिल जाए तो अहोभाग्य, लेकिन संस्थागत शिक्षा भी है। ये ज़रूर है कि आज हमें भी समझना होगा, समाज को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि ये इतनी पुरानी जो हमारी विद्या है, जो कला है, इसको कैसे संरक्षित करें। आज भी संगीत के विश्वविद्यालय की बात करें तो अपने बिहार में अगर देखा जाए तो संगीत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, खास करके संगीत का कोई कॉलेज नहीं है जिसमें संगीत की विभिन्न विधाओं की, आज देखिए सारंगी जैसा साज धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, शहनाई बिहार में विलुप्त के कगार पे है, जबकि इसी बिहार की डुमरांव की धरती के जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने एक छोटी सी शहनाई लेकर भारत रत्न तक का सफ़र तय कर लिया। ये कितने गर्व की बात है हम बिहारियों के लिए। मैं ये कह रहा था कि हम सब मिलकर, सारे कलाकार, प्रशिक्षु, सरकार से ये निवेदन करें कि आप हमें संगीत सीखने की एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा विश्वविद्यालय बिहार को दें जहाँ विभिन्न विधाओं को हम सीख सकें। आज अगर किसी को सारंगी सीखना होगा तो दिल्ली जाइए, है ना, गाना में थोड़ा ऊपर का सीखना होगा तो छपरा जाइए। मतलब जहाँ जहाँ एक जगह पे सारे विधाओं के गुरु नहीं हैं, वो अलग अलग तो उनको जाना पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से, चूँकि सरकार को भी ये संदेश जाए कि बिहार का अच्छा खासा रेवेन्यू म्यूज़िक में अदर स्टेट को जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कोई वैसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो ये हम युवाओं पे की बात कर रहे थे, ये तो बात हुई कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे दे तो सरकार को भी इससे लाभ है, समाज को भी इससे लाभ है और विद्यार्थियों को भी लाभ है।
हमें ये चाहिए कि हम एक अच्छा सा यहाँ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना करें जिसमें तमाम अच्छे अच्छे गुरुओं को हम वहाँ शिक्षा देने के लिए विकास जी, बुलाएं। बिहार में कई यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आपकी बातें भी सच हो। कार्यक्रम का बहुत कम समय बचा है, जी हाँ। चाहेंगे कि संक्षेप में कुछ हमारे दर्शकों को अच्छा कुछ प्रदर्शन जी। करके दिखा दूँ। सबसे पहले हम कथक की बात करें, हमारी विधा है तो उसकी प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं। एक उठान जो है वो मैं चाहूँगा, हमारे मामा बैठे हुए हैं तबले पर, एक उठान वो सुनाए। संक्षेप में, हाँ हमारे बिल्कुल पास छोटा सा, समय बहुत कम बिल्कुल बचा है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक उठान मामा बजा दे और उसके बाद एक आध भाव करके इसको हम लोग समाप्त करेंगे। बक्सी विकास साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा खासकर आपसे बातचीत करके, और बिहार बिहान और दूरदर्शन के जो दर्शक हैं उन सबको विशेष आभार देना चाहूँगा, क्योंकि इतनी देर तक आप जुड़े रहें। कला और संगीत विषय पर हमने बात की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम राजनीति की बात करते हैं, आज हम अन्य विषयों पर बात करते हैं, लेकिन कला संस्कृति के विषय पर जो आज बातचीत हमने की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।